नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के 4 नंबर पेपर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 4 का नाम है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम मेरे प्यारे दोस्त आधुनिक हिंदी कथा साहित्य है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, ये इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत धड़ल्ले के साथ करवा रखी है, अभी जाएंगे पेपर को एकदम चीर फाड़ के रख देंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब वहाँ पर आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, आप उसको देखेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने सर की बात को माना ही नहीं था, वो बार बार बोल रहे थे कि सिलेबस ज़रूर मिला लीजिएगा और आपने सिलेबस मिलाया नहीं था। तो वहाँ पर गलती आपकी होगी, ना कि मेरी होगी। ठीक है, तो ये वार्निंग रहती है, हर वीडियो में रहता है, आपको मिला लेना रहता है। ठीक है, बात करते हैं जो इसका एक वीडियो हो चुका है, क्लास 1 और चैप्टर 1 जिसे कह सकते हैं, क्लास 1 या फिर चैप्टर 1 आपका हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 2 के बारे में, या आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, ये आज आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और उन प्रश्नों को आपको पता है कि एकदम से रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है, जिससे कि आपकी परीक्षा में जैसे ही वो प्रश्न आपको दिखाई पड़े तो आप इसे एकदम से दौड़ के, जैसे मान लो अपने कहीं पे पका आम गिरा हो तो दौड़ के जैसे आदमी उठाता है, वही से तुम प्रश्न को उठाना और एकदम चीर फाड़ के रख देना। ठीक है, मतलब ये मजाक है, फाड़ने मतलब ना वहाँ पे प्रश्न पत्र को। ठीक है, चलिए, हमने पिछले वीडियो में लगभग लगभग 14 प्रश्न शायद कर लिए थे, 14 प्रश्न कर लिए थे। 15वां नंबर प्रश्न जो है हमें आज इस वीडियो में कवर करना है। 15, 16, 17 जितना हो सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये आपका 5 नंबर पेज था, हाँ ठीक है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब जब कहानी कोई भी लिखी जाती है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि उस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों तथा मनोवैज्ञानिक धरातल की गहन विवेचना, कुंठा, निराशाहीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना। मतलब बताते हैं कि जो आधुनिक कहानियाँ, नई नई कहानियाँ लिखी जाती हैं, उनका जो मूल उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप कह सकते हैं जो एग्जैक्ट आप कह सकते हैं टारगेट जो होता है उनका वही होता है कि जो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई। विसंगतियाँ का मतलब आप समझ रहे हो ना, कुसंग जिसे कहते हैं, बहुत से बुरे लोगों से उनका संबंध बन चुका है, तथा मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन करता है। मतलब मनोवैज्ञानिक, जैसे आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, सीख देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए ये इन कहानियों का यूज़ किया जाता है। कुंठा, कुंठा का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कोई आदमी है एकदम चुपचाप बैठा है, ना बोल रहा है ना हंस रहा है, बस वो सुन रहा है किसी को बैठ के, तो उसे कुंठा कहते हैं। कुंठा आ गई हो, निराशा आ गई हो, आपके अंदर हीनता पैदा हो रही मेरे प्यारे दोस्त, या उद्देश्यहीनता हो आपके अंदर, तो उसका उसको एक नया प्रकाश देने का कार्य करती है कहानी, हमारे अंदर एक जोश जगाने का कार्य करती है, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करने का काम करती है। कौन करती है? तो आपकी ये कहानी करती है। तो आई होप कहानी के उद्देश्य को लेकर के जो कोई भी आपका मान लीजिए दिक्कत रही हो, वो आपका क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 16 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपसे पूछ रहा है कि कहानी के प्रमुख प्रकारों के पर प्रकाश डालिए। मतलब कहानी के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। मतलब कहानियों को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरीके से कह सकते हैं, बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कहानी कला के विभिन्न तत्वों की प्रधानता के अंतर से कहानियों के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो कहानी एक प्रकार की, कहानी लिखना भी एक कला होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे तत्वों की प्रधानता होती है। जब कहानी लिखी जाती है तो उसमें कई सारे तत्वों को मिला करके एक कहानी का निर्माण किया जाता है। तो जब कई सारी तत्वों की प्रधानता होती है तो उनके अंत उनकी उन तत्वों में क्या होता है कि अंतर भी पाया जाता है, और उन्हीं अंतर के कारण मेरे प्यारे दोस्त कहानियों के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ प्रकार आपके यहाँ पर बताए गए हैं। पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो पहला प्रकार बताया गया है कथानक या फिर घटना प्रधान कहानी। मतलब बता रहे हैं कि कथानक कहानी होती है या घटना प्रधान। मान लीजिए जैसे आप कहीं पे गए,
आपके साथ कोई घटना घटित हुई तो आपने उसको एक कहानी के तौर पे लिख के प्रकाशित करवा दिया, तो उसको कथानक कह देते हैं या घटना प्रधान कहानी कह देते हैं। दूसरा चरित्र प्रधान कहानी, या आपसे मान लीजिए आपके जीवन में या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं या आपके रिलेशन के जो लोग हैं, किसी न किसी का तो जो आपको है कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता होगा, उनका चरित्र जो है बहुत अच्छा लगता होगा, या उनके उनके तरीके कुछ अलग होंगे, आपको देखने के बाद कुछ अलग सा फ़ील होता होगा कि भाई ये यार आदमी है। तो आपने उसके ऊपर कोई कहानी लिख डाली, उस आदमी को विशेष उसके चरित्र के ऊपर क्या कर डाला आपने, कोई कहानी लिख डाला, चाहे वो चरित्र नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ज़रूरी नहीं कि वो आपको लगे वाह! क्या कैरेक्टर, ये भी हो सकता है बताओ कैसे आदमी, तो ऐसा भी हो सकता है, नकारात्मक, सकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है? तीसरा जो मेरे प्यारे दोस्त प्रकार बताया गया है, वो बताया गया है वातावरण प्रधान कहानी। मतलब कह रहे हैं कि माहौल के ऊपर भी बनाया जाता है कि कोई मान लीजिए छोटा-सा बच्चा पल रहा था, वो इस सोसाइटी में पल रहा था, तो धीरे-धीरे करके उसने अपने माहौल के साथ संघर्ष किया और उन चीज़ों को बदलने का प्रयास किया। और तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उस माहौल को लेकर के सारी कहानी चल रही है ना, उसी के माहौल के या वातावरण के इर्द-गिर्द ही पूरी कहानी घूम रही है, तो वो आपकी हो जाती है वातावरण प्रधान कहानियाँ। चौथा बता रहे हैं भाव प्रधान कहानियाँ, मतलब इमोशनल स्टोरीज़ जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में कहें, तो इसमें तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हो जाती। देखिए, कुछ शब्द होते हैं, आप लोग यहाँ पे हिंदी भले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन कई सारे आपने शुरू से तो उतनी अच्छे से हिंदी पढ़ नहीं रखी है कि मतलब एग्ज़ैक्ट चीज़ें आपको पता हों कि आपको क्या बोलना है। कहीं न कहीं पे आप मिलावट चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि हिंदी बोलते-बोलते उसी में इंग्लिश का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अभी हमने जो है एग्ज़ैक्ट शब्द का प्रयोग किया। ऐसे-ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो जैसे यहाँ पे देखिए शब्द की जगह पे हमने वर्ड्स कह दिया ना, वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो एकदम हमें क्या पूरा टोटल हिंदी देखने को मिल जाता है, तो चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो जब चीज़ें कम समझ में आए तो आप क्या किया करो, उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी समझने का, जैसे भाव प्रधान तो हमने बताया इमोशनल स्टोरी, बस आप तुरंत समझ गए, इसमें हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा इधर-उधर होकर के अपना जो है समझ सकते हैं। ठीक है? आगे लिखेंगे कि इस विभाजन के अतिरिक्त कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आती। मतलब कह रहे हैं कि इतनी सारी 4 प्रकार की, यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए कहानियों के, इनके अलावा भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो इस वर्ग में नहीं आती हैं। बात करते हैं प्रकृतवादी, ठीक है, प्रतीकवादी और सांकेतिक कहानियाँ। कई सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो प्रकृतवादी होती हैं, प्रतीकवादी होती हैं या सांकेतिक कहानियाँ होती हैं। लिखते हैं कि विषय की दृष्टि से कहानियों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। अगर हम विषय की दृष्टि से करना चाहें तो कहानियों के कई सारे वर्ग कर सकते हैं। जैसे पहले ऐतिहासिक कहानियाँ, मतलब हमारे इतिहास से संबंधित कोई कहानी हो। सामाजिक कहानियाँ, समाज से संबंधित कोई कहानी हो। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, मतलब कि आपके सोच को लेकर के, किसी के सोच को लेकर के, किसी के विचारधारा को लेकर के कोई कहानी बनाई गई हो, उसको मनोवैज्ञानिक कहानी कह सकते हैं। साहसिक कहानियाँ, साहसिक मतलब किसी में वीरता वगैरह दिखा दिया गया हो कि लोग डरते थे, एकदम चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन कोई एक बंदा उठा, उसने अपने साहस को दिखाया और सभी लोगों को बचा लिया, सेव कर लिया। जैसे कि आजकल की फ़िल्में दिखाते हैं उस टाइप से, ठीक है? रोमांटिक कहानियाँ में नायक-नायिका प्रेम प्रसंग को लेकर के जो होता है, तो उसको रोमांटिक कहानियाँ कह देते हैं। जासूसी कहानियाँ, जैसे आप देखते नहीं थ्रिलर मूवीज़, एडवोकेट वाली जो मूवी देखते नहीं हो कि डिटेक्टिव मूवीज जिसे कहते हैं, हाँ डिटेक्टिव मूवी कहते हैं, तो उस टाइप की जो मूवीज होती हैं तो उसमें जासूसी कहानियाँ, किसी कोई आदमी रहता है जो अपना होलिया बदल के, अपना सब कुछ पहचान बदल के कहीं दूसरी जगह पे जाता है किसी कार्य को लेकर के, और उस कार्य को सफल करके आराम से वहाँ से निकल आता है। तो वो सारी कहानियाँ जो होती हैं वो जासूसी कहानियों में आती हैं। तो इन सब प्रकार की कई सारी कहानियाँ भी हो सकती हैं। तो आई होप कहानियों के प्रकार के बारे में भी आपको ज्ञान अच्छा खासा हो गया होगा। अगर आ जाए आपके प्रश्न पत्र में तो आप उनको आराम से लिख पाएँगे, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 17 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहानी कला के कौन-कौन से तत्व हो सकते हैं, जिन तत्वों को मिलाकर के कहानियाँ लिखी जाती हैं, या कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको एक साथ करके एक कहानी का निर्माण किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे कि कहानी कला की प्रमुखता
6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 6 तत्व होते हैं जो निम्नलिखित यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो तत्व बताया गया है वो कथा वस्तु, मतलब आपकी कहानी क्या होगी वो होना चाहिए। दूसरा चरित्र चित्रण मतलब आप समझ रहे हो ना किसके ऊपर बता रहे हो। या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कौन-कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं ना, समझ रहे हो ना? कौन हीरो रहेगा, कौन विलन रहेगा या हीरो विलन नहीं, तो जो कुछ भी है तो उनके कैरेक्टर से आप वाकिफ़ कराएँ। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त कथोपकथन मतलब कि बोल सकते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर टॉपिक्स आपका क्या होने वाला। टॉपिक देखिए कथा वस्तु जो टॉपिक था वो टॉपिक वाला हो जाता है मामला, ठीक है? और जो कथोपकन हो जाता है ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बता सकते हैं कि सार सार समझ सकते हैं ना कि अगर दूसरे शब्द में कहें संदर्भ कह सकते हैं संदर्भ। ठीक है? जैसे संदर्भ सहित व्याख्या आता है ना, तो संदर्भ में आप उनको लिख सकते हैं। फिर देश, काल और वातावरण होता है कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, किस माहौल की बात कर रहे हैं, किस देश काल की, कहाँ की स्थिति, किस स्थिति की बात कर रहे हैं। भाषा शैली आप कौन-सी प्रयोग करने वाले हैं और उसका उद्देश्य क्या होने वाला है। ये जब 6 चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो कहानी का निर्माण किया जाता है। तो ये कहानी के 6 तत्व हो जाते हैं। आप इनको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कहानी की लेखन प्रणाली पर प्रकाश डालिए। कहानी की लेखन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, मतलब कहानी लिखने में हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कहानी की लेखन प्रणाली में मेरे प्यारे दोस्त लेखन प्रणालियाँ कई सारी हैं। तरीके जो कह सकते हैं कि कहानी लिखने के तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला बताया गया वर्णनात्मक प्रणाली। दूसरा संवाद एवं वार्तालाप प्रणाली। तीसरा अभिव्यक्ति एवं आत्मकथन की प्रणाली मेरे प्यारे दोस्त। चौथी प्रणाली बताते हैं पत्रात्मक प्रणाली, ठीक है? पत्रात्मक प्रणाली या इसे हम विवरणात्मक प्रणाली भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप 4 कहानी के 4 प्रणाली के बारे में आप बता सकते हैं। कहानी लेखन के 4 प्रणाली मतलब लिखने के तरीके के बारे में आप बता सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम लिखिए। जयशंकर जी प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्त? तो आप सभी को पता है देवी प्रसाद जी थे जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी, ठीक है? जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी कौन थे? देवी प्रसाद जी थे। ये आप सभी को पहले से पता है, बस थोड़ा-सा नॉलेज में रखिएगा, भूलिएगा मत। पूछते हैं 20 नंबर प्रश्न में कि होरी और धनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आप सभी को पता है होरी और धनिया किसके हैं? गोदान उपन्यास के हैं। किसके हैं? गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है? बात करते हैं संपूर्ण कथानक इन्हीं 2 पात्रों के इर्द-गिर्द घूमता है। मतलब कह रहे हैं कि गोदान जो पूरा उपन्यास है आपका मेरे प्यारे दोस्त, ये पूरा जो है इसमें जो कहानी बताई जाती है वो पूरी कहानी होरी और धनिया के इर्द-गिर्द ही क्या होती है? घूमती है, ठीक है? तो आई होप होरी और धनिया के बारे में आप अच्छे से बता ले जाएँगे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं 21 नंबर की होरी के बेटे का नाम बताइए। तो होरी के बेटे का नाम मेरे प्यारे दोस्त क्या था? गोबर था। क्या था? गोबर था। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि होरी जी के बेटे का नाम क्या था? गोबर था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्त्री समस्या पर लिखे गए प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। मतलब प्रेमचंद्र जी कौन से ऐसे 2 उपन्यास लिखे हैं जो स्त्री की समस्या से संबंधित है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्त्री की समस्या पर लिखे गए प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास, पहला आ जाता है सेवा सदन और दूसरा आ जाता है निर्मला, ठीक है? सेवा सदन और निर्मला 2 उपन्यास ऐसे रहे हैं प्रेमचंद्र जी के जो स्त्री समस्या के ऊपर लिखे गए थे। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गोदान का कौन-सा पात्र नारी के प्रति उच्च विचारधारा रखता है? मतलब कह रहे हैं जब आप गोदान पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें कौन-सा ऐसा पात्र है जो नारी के प्रति अपना ऊंचा विचार रखता है, उच्च विचारधारा रखता है? तो आप कहेंगे डॉक्टर मेहता एक ऐसे पात्र होते हैं उसमें जो नारी के प्रति अपनी उच्च विचारधारा रखते हैं। 24 नंबर पूछ रहा है कि होरी कहाँ का रहने वाला था मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बता सकते हैं बेलारी का रहने वाला था। ये आराम से छोटे-छोटे प्रश्न हैं, आराम से इनका जवाब आप दे ले जाएंगे अगर आपने गोदान को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। मतलब कहानी रोमांचक है, अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा ही पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपने उन चीज़ों को पढ़ रखा होगा तो आराम से जवाब दे सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो लिखेंगे प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम था मेरे प्यारे दोस्त धनपत राय। क्या नाम था इनका? धनपत राय था। बात करते हैं गोदान की रचना कब हुई थी? 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताएंगे इसकी रचना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी, 1930
में 1936 में इसकी रचना हुई थी। बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भोला और झुनिया में क्या संबंध था मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे भोला और झुनिया दोनों पिता पुत्र के पुत्री का संबंध था। मतलब भोला पिता थे और झुनिया जो थी वो उनकी पुत्री थी। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र की 10 कहानियों के नाम बताइए। प्रेमचंद्र जी की 10 कहानियां कौन कौन सी रही उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रेमचंद्र की कहानियों में आत्माराम आत्माराम बड़े घर की बेटी, ठीक है, उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सरांधा, ठीक है, उसके बाद अलग्यो अलग्योझा, ठीक है, उसके बाद मंत्र, फिर ईदगाह, फिर पूस की रात, दो बैलों की कथा, सुजान भगत, कफन, तोताराम, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त गुल्ली डंडा, और फिर आप पंडित मोटे राम, उसके बाद नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ठीक है, उसके बाद नशा, बड़े भाई बड़े भाई साहब। ये सारी प्रमुख कहानियां जो हैं किसकी रही हैं आपकी, ये आपकी प्रेमचंद्र जी की कहानियां रही हैं, ठीक है। तो आप इनको अगर मौका मिले तो एक एक बार पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिए, काफी अच्छी कहानियां रही हैं। पूछ रहा है 29 नंबर प्रश्न की समांतर कहानी पर सारगर्भित टिप्पणी लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे सन 1971 के आसपास कमलेश्वर के द्वारा समांतर कहानी का जन्म हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कमलेश्वर जी के द्वारा ही समांतर कहानी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। इस आंदोलन के उन्नायकों में रमेश उपाध्याय, रमेश भाटिया, धर्मेंद्र गुप्त, इब्राहिम शरीफ, ठीक है, उसके बाद सतीश जामली, दामोदर सदन, श्रवण कुमार गोस्वामी, हिमांशु जोशी, सनत कुमार, निरूपमा सेवती, ठीक है, उसके बाद मृदुला गर्ग, आदि बहुत सारे लोग हैं, आदि भी लोग हैं, प्रमुख ये लोग प्रमुख रहे हैं। लिखते हैं समांतर का अर्थ है आम आदमी के जीवन की परिस्थिति एवं समस्याओं के समांतर प्रतिष्ठित करने का। मतलब बताते हैं यहाँ पे जो समांतर शब्द का प्रयोग किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि उस समय के जो लोग थे, आम आदमी थे, उनके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हीं के ऊपर कहानियां लिखना, ठीक है। तो वो आपकी समांतर कहानियों में आ जाती थी। लिखते हैं कि पुरुष और नारी के संबंध का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करना, शासन और राजनीति के दुर्लभ पक्षों को उद्घाटित करना इसका उद्देश्य था। लिखते हैं वर्ष 1974 से 1975 में, 1974 से 75 के बीच में सारिका के 10 अंकों में क्रमशः समांतर कहानियां प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो है समांतर कहानी के बारे में बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख 3 कहानी संग्रहों के नाम उल्लेख करने हैं, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी 3 प्रमुख कहानियों के बारे में उनके बता सकते हैं। तो पहला आ जाता है आकाशदीप, दूसरा प्रतिध्वनि, और तीसरा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त इंद्रजाल। 3 पूछा है, तीनों आप बता सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो अभी आपने ऊपर भी बता रखा है, यहाँ भी बता सकते हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, कफन, दुर्गा का मंदिर, पंच परमेश्वर, मृत्यु के पीछे, ठीक है। ये सारी कहानियां जो हैं किसकी रही हैं, ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी की रही हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे तो पूछ रहे हैं 32 नंबर की बूढ़ी काकी कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो बूढ़ी काकी कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? बूढ़ी काकी हैं, पंडित बुद्धिराम है, रूपा उनकी पत्नी है, और उसकी पुत्री लाडली है। मतलब ये कहानी अगर आपने 10-12 में सभी लोगों ने शायद पढ़ रखी होगी, क्योंकि हिंदी तो एक आपका कॉमन सब्जेक्ट रहता है। तो वहाँ पे बूढ़ी काकी को खाना वगैरह नहीं दिया जाता है, वो उनकी छोटी सी एक लड़की रहती है लाडली, बुद्धिराम जी पंडित जी रहते हैं और रूपा जी रहती हैं। तो जो पत्तल वगैरह रहता है उन्हीं को अपना वो धो के अपना खाती हैं, वो थोड़ा सा चाटती हैं पत्तल उत्तल बुद्धि का की, तो उन्हीं के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है। तो ये अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बड़ी ही अच्छी कहानी है। इसमें जो है लेखक ने काफ़ी अच्छे से अपना चित्रण किया है, मतलब सब कुछ सही सही उतारने का प्रयास किया है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लगभग 19 से 20 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है, और 19 से 20 मिनट के ऊपर का वीडियो बनाते हैं तो आप लोग देखते भी नहीं हो। 1 घंटे का वीडियो बना दें, 1.5 घंटे का वीडियो बना दें तो आप एवरेज जो है लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में देखते हो, या हाईएस्ट 25 मिनट चले जाते हो। तो उतना बड़ा वीडियो मेरे फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, जैसे 20 मिनट, 22 मिनट, 18 मिनट, इतने 18 से लेके 25 के बीच का वीडियो रहेगा परमानेंट।
तो अभी आपका लगभग 20 मिनट का वीडियो हो चुका है और 20 मिनट का लगभग वीडियो और भी बचा है, तो उसको हम तीसरे पार्ट में लेकर के आएँगे। आज ये आपका दूसरा पार्ट रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो कहने की ज़रूरत नहीं, फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर तीसरा पार्ट जल्दी से लेकर के आइए, ठीक है? तो फिर चलिए मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।